हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 1 जून और साथ में संडे है। आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 45 क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने 45 क्वेश्चन में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, डैनियल नोबोआ को किस देश का 48वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी इक्वाडोर। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने 24 मई 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। उन्हें इस साल की शुरुआत में 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया था और नोबोआ ने फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति मारिया जोस पिंटो के साथ शपथ ली है और उनका कार्यकाल मई 2029 तक रहेगा। ओके, तो अभी आपको याद रखना है डैनियल नोबोआ का नाम, जो इक्वाडोर के दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अच्छा फ्रेंड, डैनियल नोबोआ को ना पहली बार नवंबर 2023 में राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत फ्रेंड्स यूपी की योगी सरकार ने एक खास पहल की शुरुआत की है। दरअसल फ्रेंड्स राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाली पहली विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू की है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विस्टाडोम ट्रेन के जरिए यात्रियों को जंगल सफारी का अनुभव देने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। और इस पहल का उद्देश्य फ्रेंड्स यात्रियों को राज्य की नेचुरल ब्यूटी का प्रदर्शन करते हुए एक शानदार वाइल्ड लाइफ का अनुभव कराना है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, विस्टाडोम ट्रेन के जरिए यात्रियों को जंगल सफारी का अनुभव कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी नीरज चोपड़ा। तो अभी 26 मई 2025 को प्रसिद्ध भारतीय एथलीट और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को मुंबई में स्थित ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो प्रदर्शन, सटीकता और सकारात्मक मानसिकता से संचालित दो संस्थाओं को एक साथ लाने वाले सहयोग को चिन्हित करता है। ओके, तो अभी आपको नीरज चोपड़ा का नाम याद रखना है जिन्हें ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, अभी पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, कर्नाटक सरकार ने बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब ओडी इंडिया की बात करें तो ओडी इंडिया जर्मन लग्जरी कार निर्माता ओडी की भारतीय शाखा है। इसकी स्थापना सन 2004 में, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष बलबीर सिंह ढिल्लों हैं। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी शुभमन गिल। तो अभी शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। 25 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल को इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारत का 47वें क्रम का कप्तान नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, टेस्ट क्रिकेट में सीके नायडू यह भारत के पहले कप्तान थे। ओके, अगला प्रश्न है, किसे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी राम मोहन एम के को। तो अभी भारत के समुद्री निर्यात क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत राम मोहन एम के को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले फ्रेंड्स उन्होंने टोक्यो में रेजिडेंट डायरेक्टर के रूप में भी कार्य किया है और वह मिडकॉम सी फूड पार्क इंडिया लिमिटेड और लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी वर्ष 2050 तक। तो पेरू में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार 2050 तक भारत दुनिया के अग्रणी आलू उत्पादक देशों के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। भारत के वार्षिक आलू उत्पादन को 100 मिलियन टन होने का अनुमान है और भारत वर्तमान में सालाना 60 मिलियन टन आलू उत्पादन करता है।
जिसे वर्ष 2050 तक 100 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी तमन्ना भाटिया। तो अभी कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड ने प्रसिद्ध अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को 2 वर्षों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस पहल का उद्देश्य युवा उपभोक्ताओं के बीच KSDL यानी कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की उपस्थिति को बढ़ावा देना और भारत और वैश्विक स्तर पर इसकी बाजार पहुंच का विस्तार करना है। तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, तमन्ना भाटिया, जिन्हें कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है, 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी ओर किसने जीता? तो इसका सही विकल्प है ए यानी जाफर मनाही। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही विकल्प है बी यानी जो रूट। तो अभी इंग्लैंड के प्रमुख बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह उपलब्धि फ्रेंड्स उन्होंने 22 मई 2025 को ट्रेंट ब्रिज में जिम्बाब्वे के खिलाफ इंग्लैंड के एकमात्र टेस्ट के दौरान हासिल हुई। जो रूट ने फ्रेंड्स इस टेस्ट से पहले 152 मैचों में 12,972 रन बनाए थे। वो 13,000 क्लब तक पहुंचने के लिए सिर्फ 28 रनों की जरूरत थी और वह 13,000 टेस्ट रन का आंकड़ा छूने वाले एकमात्र इंग्लिश खिलाड़ी भी बन गए हैं। ओके, तो अभी आप जरूर का नाम याद रखेंगे, जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी अल्जीरिया। तो अभी अफ्रीकी देश अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स देशों द्वारा प्रवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अनुसार फ्रेंड्स अल्जीरिया ने 19 मई 2025 को बैंक की सदस्यता के लिए प्रवेश पत्र जमा किया और इस तरह वह बैंक का 9वां सदस्य देश बन गया है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी 25 मई। तो हर साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद गायब बच्चों के प्रति जागरूकता फैलाकर उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में 1983 में हुई। पहली बार ये दिवस 25 मई सन 2001 को मनाया गया और 25 मई को ही फ्रेंड्स विश्व फुटबॉल दिवस भी मनाया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने फुटबॉल टूर्नामेंट सीरी ए सीरीज का खिताब जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी नेपोली। तो अभी नेपोली ने 2024-25 सीरी ए सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है, जो क्लब के इतिहास का चौथा और पिछले 3 सालों में दूसरा खिताब था। डिएगो आर्मांडो माराडोना स्टेडियम में खेले गए अंतिम मैच में नेपोली ने काग्लियारी को 2-0 से हराकर 82 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि इंटर मिलान 81 अंकों के साथ यह दूसरे स्थान पर रहा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी महाराष्ट्र। तो अभी डिजिटल कृषि की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर महाविस्तार AI मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो एक AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे किसानों को वास्तविक समय व्यक्तिगत कृषि सलाह सेवाओं के साथ सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस ऐप को आप लोगों को नाम याद रखना है, महाविस्तार, जिसे किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी मणिपुर। तो 24 मई 2025 को समाप्त होने से पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में 14 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ मणिपुर ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके आयोजन तिथि की बात करें तो इसका आयोजन 19 मई से 24 मई 2025 तक किया गया। अब कहाँ पर किया गया? तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप में इसका आयोजन किया गया, जिसके लिए शुभंकर का चयन किया गया था पर्ल। यह एक डॉल्फिन है जो नागोवा बीच पर नियमित रूप से पाई जाती है। इस बार का यह पहला संस्करण था। ओके, और खेलो इंडिया बीच गेम से अगर मेडल टैली की अगर बात करें तो पहले स्थान पे मणिपुर रहा 14 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र 20 पदक के साथ, तीसरे स्थान पे नागालैंड
13 पदक के साथ। चौथे स्थान पे हरियाणा रहा 9 पदकों के साथ। ओके, और आप याद रखेंगे पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो मणिपुर ने। अगले प्रश्न में पूछ रहा है भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी हैदराबाद। तो अभी हैदराबाद में स्थित नीलोफर हॉस्पिटल में देश का पहला कृत्रिम AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण टूल लॉन्च किया गया। इस टूल का नाम है अमृत स्वस्थ भारत, और यह फ्रेंड्स एक AI आधारित ऐप है जो उन्नत फेस स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करके रक्त परीक्षण करता है। यह रक्त परीक्षण बिना सुई के 20 सेकंड में रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट का परिणाम देता है। और बात करें इसे विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो हेल्थ टेक स्टार्टअप क्विक वाइटल्स द्वारा इसको विकसित किया गया है। और यह फ्रेंड्स फोटोप्लेथिस्मोग्राफी यानी PPG पर आधारित है। तो अब इस तरह हैदराबाद का नीलोफर अस्पताल यह भारत में AI आधारित रक्त परीक्षण उपकरण का उपयोग करने वाला पहला अस्पताल बन गया है। तो इस प्रश्न में आप लोगों को 3 से 4 पॉइंट जरूर याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला कृत्रिम AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण टूल कहाँ लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में स्थित नीलोफर हॉस्पिटल में, और इस टूल का नाम क्या है? तो अमृत स्वस्थ भारत। और इसे विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो क्विक वाइटल्स द्वारा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी 24 मई। तो राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच एकता, सहयोग और साझा मूल्यों को बढ़ावा देना है। और यह दिवस फ्रेंड्स यह स्मरण कराता है कि राष्ट्रमंडल एक ऐसा संगठन है जो लोकतंत्र, मानवाधिकार, शांति, कानून का शासन और सतत विकास जैसे मूल सिद्धांतों पर आधारित है। और इसके लिए वर्ष 2025 में थीम रखी गई है हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। अगले प्रश्न में पूछ रहा है महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मई को, यानी डी ऑप्शन सही जाएगा। तो महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिवस का उद्देश्य फ्रेंड्स महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना। इस दिवस को मनाने की घोषणा 28 मई 1987 में हुई थी, और वर्ष 2025 के लिए इसके लिए थीम रखी गई है एकजुटता में हम प्रतिरोध करते हैं, हमारी लड़ाई हमारा अधिकार। अगले प्रश्न में पूछ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी गुजरात। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप का उद्घाटन किया। यह संयंत्र घरेलू प्रयोजनों और निर्यात के लिए 9000 HP के इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन करेगा। और यह फिर भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली रेंज इंजन होगा जो 5800 टन माल को 120 प्रति किलोमीटर की स्पीड से लेकर दौड़ सकेगा। ओके, और इस प्लांट पर फ्रेंड्स अगले 10 वर्षों में कुल 1200 इंजन तैयार किए जाएंगे। इसकी लागत की बात करें तो इसके निर्माण में 21,405 करोड़ रुपए का लागत आया है। और बात करें इस इंजन को किसने तैयार किया है? तो जर्मन कंपनी सीमेंट ने इसे तैयार किया है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी चेन्नई। तो हॉकी इंडिया ने पहली बार आयोजित होने वाले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के लिए स्थान और तिथियां घोषित की है। इस टूर्नामेंट का फ्रेंड्स पहला संस्करण 18 से 27 जून तक चेन्नई में तमिलनाडु की हॉकी इकाई द्वारा आयोजित किया जाएगा। और नियमों के अनुसार फ्रेंड्स पुरुष वर्ग में प्रतिस्पर्धा के लिए खिलाड़ी की आयु यानी पुरुष वर्ग की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और महिला वर्ग में 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अब इसका आयोजन हॉकी इंडिया के द्वारा किया जाएगा, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2009 में, इसके वर्तमान अध्यक्ष दिलीप तिर्की, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी समीर वी कामत। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं, और केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया है।
जिससे फ्रेंड्स वे 31 मई सन 2026 तक DRDO के प्रमुख यानी अध्यक्ष बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश राज्य में एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की गई है। इंडिया फाइलिंग के अनुसार इस योजना का उद्देश्य राज्य में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो अभी आप इस योजना का नाम याद रखेंगे, एक परिवार एक उद्यमी योजना, जो किस राज्य में शुरू हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, बिहार की लोक गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी पद्म विभूषण। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 69 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें 3 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 57 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनमें फ्रेंड्स बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, किस स्थान पर राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी नई दिल्ली। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई 2025 को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में 2 दिवसीय राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य था 8 पूर्वोत्तर राज्यों की व्यापार और निवेश क्षमता को प्रदर्शित करना और इन राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करना। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी 27 मई। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो 1947 से 1964 तक इस पद पर रहे। उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को दिल्ली में हुआ था। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव 2025 आयोजित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी मणिपुर। तो अभी सिरोही लिली महोत्सव 2025 को मणिपुर राज्य में 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। यह महोत्सव मणिपुर के उखरुल जिले के सिरोही गांव में 20 से 24 मई 2025 तक आयोजित किया गया। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सिरोही लिली फूलों के संरक्षण को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विरासत को शामिल करना और पर्यटन को बढ़ावा देना इस दिवस का उद्देश्य था। और इस दिवस के लिए फ्रेंड्स 2025 के ये थीम रखी गई थी, मानवता के लिए सौंदर्य। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो गुरबीर सिंह ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप लोग 1 नानरी कोशिश समझिएगा, बस आपको इतना जानते रहिए कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो गुरबीर सिंह ने। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, मई 2025 में F42 भाला फेंक श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो महेंद्र सिंह गुर्जर ने, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड के नॉर्टविले में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में मेंस भाला फेंक F42 श्रेणी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। उन्होंने फ्रेंड्स भाला फेंक कर 61.17 मीटर की दूरी तय कर स्वर्ण पदक जीता है। ओके, और उन्होंने 2022 में ब्राजील के रॉबर्टो फ्लोरियानी एडेनिल्सन द्वारा 59.19 मीटर का पिछला रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, महेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भाला फेंककर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी पहला। तो अभी भारतीय एथलीटों ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 19 से 27 मई 2025 तक जर्मनी के सुहल में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इस बार का यह पहला संस्करण था। और भारत ने कुल 11 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत, 4 कांस्य पदक शामिल था। और पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों की अगर बात करें तो पहले स्थान पे भारत रहा, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे इटली। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, मई 2025 में राष्ट्रीय अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी दिल्ली। तो अभी गत चैंपियन दिल्ली ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद पुरुष अंडर 20 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में मिजोरम को अतिरिक्त समय में 4-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। और इसका आयोजन किया गया था रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्राउंड नारायणपुर छत्तीसगढ़ में। अगले प्रश्न में पूछ रहा है 28 मई 2025 को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 142वीं जयंती मनाई गई, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका जन्म फ्रेंड्स 28 मई 1883 में हुआ था और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 26 फरवरी 1966 में हुआ था। और कितने वर्ष की आयु में? तो 82 वर्ष की आयु में। और वर्ष 2025 में इनकी कौन सी क्रम की जयंती मनाई गई है? तो 142वीं क्रम की जयंती वर्ष 2025 में मनाई गई है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है मालिनी फोंसेका का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थी? तो वह एक अभिनेत्री थी, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो श्रीलंका की दिग्गज अभिनेत्री मालिनी स्नेहलता फोंसेका का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें कोलंबो स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मृत घोषित किया गया था। तो यह कौन थी? एक अभिनेत्री थी और किस देश से बिलोंग करती थी? तो श्रीलंका से। कितनी वर्ष की आयु में इनकी निधन हुई है? तो 78 वर्ष की आयु में। बस इतना आप लोग जानते रहेंगे। ओके। अगले प्रश्न में पूछ रहा है अमेरिकी संगीत पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी राजा कुमारी। इसको आप लोग वर्ल्ड लाइनरी कोशिश समझिएगा। बस आपको इतना जानते रहिए कि अमेरिकी संगीत पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो राजा कुमारी। अगले प्रश्न में पूछ रहा है FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी तमिलनाडु। तो FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा, जिसमें चेन्नई और मदुरई शहर मेजबान शहर होंगे। और इस बार का यह 14वां संस्करण होगा। इसकी आयोजन तिथि की बात करें यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा, जिसमें 24 टीमें भाग लेंगी। और भारत फ्रेंड्स यह टूर्नामेंट तीसरी बार हो रहा है। इससे पहले सन 2021 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, सन 2016 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। ओके। बाकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यह फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी में। इसके वर्तमान अध्यक्ष तैया विक्रम। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है किस स्थान पर भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो 21 से 24 जून 2026 तक बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। और इस आयोजन के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारत को वैश्विक नागरिक उड्डयन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाना इस आयोजन का उद्देश्य है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस शहर तक चलेगी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी मुंबई। तो जम्मू कश्मीर से मुंबई के लिए पहली चेरी कार्गो ट्रेन 3 जून से चलने वाली है। और इस ट्रेन के माध्यम फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर से चेरी मुंबई तक पहुंचाया जाएगा। कटरा से बांद्रा चेरी कार्गो ट्रेन 30 घंटे में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और इस मालगाड़ी के माध्यम से फ्रेंड्स 24 टन माल जम्मू कश्मीर से मुंबई तक पहुंचाया जाएगा। ओके। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस ट्रेन का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, तो उत्तरी रेलवे जोन के द्वारा। अगले प्रश्न पूछ रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 29 मई को यह दिवस मनाया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सेवा करने वाले बहादुर पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि दी जा सके। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2002 में स्थापित किया गया था। पहली बार यह दिवस 29 मई सन 2003 मनाया गया। और 2025 के लिए इसके लिए थीम रखी गई है शांति रक्षण का भविष्य। अगले प्रश्न पूछ रहा है हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी 30 मई। तो हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह दिन उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब भारत में पहली बार हिंदी भाषा में अखबार प्रकाशित हुआ। और भारत का पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड था, जो 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। और यह पहली बार प्रकाशित हुआ था। ओके फ्रेंड्स।
और कहाँ से प्रकाशित इसे किया गया था? तो कोलकाता से। और अखबार के संपादक और प्रकाशक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो 30 मई को। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी गगनयान वर्ष। तो इसको आप लोग वर्ल्ड लाने की कोशिश समझिएगा, बस आपको इतना जानते रहना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया है। बाकी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग डिटेल में तो पढ़ा है, अगर आपको फिर भी डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी सुनील चौहान ने इस पुस्तक को लिखी है। और इस पुस्तक का फ्रेंड्स पूरा नाम है रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट ए ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री। इस पुस्तक का पूरा नाम है, जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुनील चौहान के द्वारा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, हाल ही में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी टेस्ट क्रिकेट। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी टोटेनम हॉटस्पर। तो अभी 21 मई 2025 को स्पेन के बिलबाओ में खेले गए यूईएफए यूरोपा लीग के फाइनल में टोटेनहम हॉटस्पर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है, जिससे टोटेनहम का यूरोपीय ट्रॉफी के लिए 41 साल का इंतजार खत्म हो गया। यानी फ्रेंड्स टोटेनहम ने सन 1984 के बाद यह पहली यूरोपीय ट्रॉफी है। ओके, और इस बार का यह 55वां संस्करण आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं घर पर रेशम कीट पालन करके आय अर्जित कर सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य फ्रेंड्स 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को लाभान्वित करना है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी जापान। तो भारत अब जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह जानकारी फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में दी गई है, और नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि भारत की जीडीपी अब $4.187 ट्रिलियन से अधिक हो चुकी है, और अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही इकोनॉमिक में भारत से आगे हैं। और रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे जर्मनी, चौथे स्थान पे भारत और 5वें स्थान पे इस लिस्ट में जापान है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, किसके द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक किताब लिखी गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी पूजा पुजारा। तो अभी भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा द्वारा लिखी आत्मकथा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ ए वेरी यूनिवर्सल मेमोयर का विमोचन 29 अप्रैल 2025 को हुआ। यह पुस्तक फ्रेंड्स नमिता काला के सहलेखन में और हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। और इस पुस्तक में पूजा ने एक क्रिकेटर की पत्नी के रूप में अपने अनुभव, जीवन के उतार चढ़ाव और पारिवारिक संघर्ष और पुजारा के व्यक्तिगत स्वभाव का वर्णन किया है। तो अभी इस प्रश्न में आप लोगों को इस पुस्तक का नाम याद रखना है, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। ओके, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो पूजा पुजारा के द्वारा। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।